आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कराने का जिम्मा जिस नौजवान ने अपने कंधे पे लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके बिहार से भाजपाइयों का सफाया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा गठबंधन लग के भाजपा को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी और टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज जो सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं, 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी। केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी। अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट
की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना। आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है, उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपाई शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते। याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसानमंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान है, हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी 2 वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, यहां तेजस्वी यादव जी या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे? कहेंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला आपसे, किसानों की आय 2 गुना करने पे झूठ बोला आपसे, महंगाई खत्म करने पे झूठ बोला आपसे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया था। कहते थे भाइयों और बहनों घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर भी देख कर निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना,
अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तड़ी पार। इनको तड़ी पार कर देना आपकी। आप सबको सर झुका के नमन करता हूं। इतने उत्साह के साथ अपने नेता के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये 2 कुर्सियां यहां पे खाली हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये 2 कुर्सियां भरी हुई आपको मिलेंगी। दोनों नेता हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे और देश के अंदर 4 जून को बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपाइयों का पूरे देश से सफाया होगा। ये संदेश पूरे देश में बताइए, पूरे देश में पहुंचाइए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग इकट्ठा होकर इनको हराने का काम करेंगे। और ये तो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। आपने देखा क्षत्रिय समाज के लिए कैसी टिप्पणी की। भाजपा सरकार के केंद्र मंत्री रूपाला ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के लोगों, अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर है तो भाजपा को इस बार अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करो और इनके खिलाफ वोट दो। इनका झंडा उठाना बंद करो। इनको कंधे पर बैठा के तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया और आज ये तुम्हारी बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कामयाब रैली के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को। सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया, क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है।
देशभक्ति कूट कूट कर भरी है अरविंद जी में। उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। ये नहीं गए, इन्हें तो जनसेवा करनी थी। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली। अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और झारखंड बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। 2 बार लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है
कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी इस संघर्ष के समय में हमारे साथ रहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए हेमंत जी को, अरविंद जी को। ये भारत देश है। ये देश पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे। हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता, अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। तेजस्वी जी। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को हम नमन करते हैं और इस न्याय महारैली में उपस्थित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता, हम सबों के अभिभावक गुरु जी शिबू सोरेन जी, जनाब फारूक अब्दुल्ला जी, भाई अखिलेश यादव जी, भगवत मान जी, चंपई सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी, कल्पना सोरेन जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, गुलाब मीर जी, संजय यादव जी, राजेश ठाकुर जी, विवेक गुप्ता जी और सभी इंडिया अलायंस के सभी दलों के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी झारखंड सरकार में सभी मंत्रीगण, सभी यहाँ के विधायकगण, आप सब लोगों को हम जोहार करते हैं और झारखंड के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी अभिभावकों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। हमारी बहनों, माताओं को
यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहां हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। बदला केवल जेल भेजने का ही नहीं, देश को जो इन्होंने बदहाल कर दिया उसका बदला लेना है। मोदी जी ने केवल 4 काम किए। 4 काम क्या है? देश में गरीबी बढ़ा दी। दूसरा काम क्या है? देश में महंगाई बढ़ा दी। तीसरा काम क्या है? देश में पूरी तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी की। और चौथा काम जो है, गरीबी को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ा दिया। ये 4 काम जो है मोदी जी ने किया है। 14 में कुछ कहे थे, क्या बोलते थे आप लोगों के बीच आकर के? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। कहां गया मोदी जी नौकरी? भाइयों बहनों, काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। आप लोगों के खाते में पैसा आया क्या? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया।
लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा आ गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, हजारों करोड़ आ गया। और मोदी जी एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने, किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, सभी कच्चे मकान को पक्का मकान बना देंगे, मेक इन इंडिया, क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक ही कहा हमारे संजय भाई ने कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अभी बिहार आए थे मोदी जी, क्या कह रहे थे? बिहार में कहा कि अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बोले कि लालटेन जो है, लालटेन क्या चार्ज कर देगा मोबाइल को, ये बोले। बताइए क्या सोच है रे भाई, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। बोले कि लालटेन मोबाइल को तो चार्ज नहीं कर सकता। मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है। हमने बोला उनको, भाई जरा मोदी जी से पूछ के आइए कि जो कीचड़ में कमल फूल खिलता है क्या वो मोबाइल को चार्ज कर देगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गड़बड़ा गए हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस से वो डरे हुए हैं। बताओ डरे हुए कि नहीं डरे हुए? ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए हैं, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था, देश की जनता ने दहाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। और मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोग एकजुट होकर के हमारे इंडिया अलायंस के जहां भी कैंडिडेट होंगे, जहां भी उम्मीदवार होंगे, उनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए और बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। बताइए झारखंड के लोग, बीजेपी से बदला लेना है कि नहीं लेना है? जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, आपके नेता के साथ अन्याय किया, उसका बदला आप लोगों को लेना होगा, वोट की चोट से लेना होगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी नेताओं को यहां बोलना है। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए है। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी का हवा टाइट कर दिए। तो इससे आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ताकत आप लोग देते रहिए, ताकि इन फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक कहा संजय जी ने, बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए।
इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो। अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको खत्म कर देगी। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा आप लोग, लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। और मोदी जी तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है, इतना नौटंकी करते हैं। और ये कुछ मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुंदर में चले जाएंगे तो बोलेगा लोग देखो समुंदर में मोदी जी ने छलांग मार दिया। पूरा जूम कर करके दिखाते हैं कि मोदी जी का ही प्रेम आना चाहिए। बता, समुंदर में अंदर गए तो कारपेट बिछा करके बैठे हुए। मोदी जी का मन करा चीता देखने का और चीते का फोटो खींचने का। अफ्रीका से चीता मंगा करके फोटो ले रहे हैं, तो मीडिया के लोग गरीबी नहीं दिखा रहे, देश की किसान की हालात नहीं दिखा रहे, आंदोलन नहीं दिखा रहे। मोदी जी चीता का फोटो कैसे खींच रहे हैं वो दिखा रहे। मोदी जी का मन किया कि आज बाबा बन जाए, जा करके केदारनाथ में गुफा में बैठ करके थोड़ा फोटो खिंचवा ले, तो मीडिया के लोग वो चीज चला रहे, वो दिखा रहे। आज देखिए, चौथा खंबा लोकतंत्र का मीडिया को माना जाता है, लेकिन आजकल क्या स्थिति हो गई मीडिया की? मुद्दे की बात ही नहीं कहते, कुछ नहीं दिखाया जाता। एक एक चीज जो है आप देखिएगा, केवल मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, केवल यही चीज दिखाया जाता है, लेकिन देश की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस एक ही संदेश देंगे कि देखो, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है। इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और सभी हमारे झारखंड के जितने हमारे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के और जेएमएम के, उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। जो जय झारखंड, जय झारखंड। हाथ उठा के आप बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आप सभी को जोहार है। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए
झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है, तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हां साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और 2 बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एनडीए को नहीं दिया। परंतु 2014 में एनडीए सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है,
इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल एनडीए को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा। साथियों, झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को वर्तमान केंद्र सरकार के करतूतों के बारे में। अगर बातें शुरू की जाए तो रात और दिन कम पड़ जाएगा। आज आपके सामने देश के कई अनुभवी नेतागण मौजूद हैं, क्रांतिकारी युवा साथीगण हैं जो आप सभी को कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से पूरे देश को केंद्र सरकार ने ठगा है और लूटा है। साथियों, हम जानते हैं झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आप सभी को याद होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता हूं कि राज्य अलग होने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था, जिसे बड़ी संख्या में आदिवासियों आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कही जा रही थी। तो उस समय हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फलस्वरूप आज हमारे राज्य में परिसीमन लागू नहीं हो पाई। जब ये चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। 2025-26 तक के लिए इसको टाल दिया गया। यह विषय वर्तमान लोकसभा चुनाव के बाद फिर से राज्य के सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है और इनके 10 साल की कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहां के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है। आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। ये है इनका आदिवासी प्रेम। लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्षों तक ठगा गया और अंत में छठी अनुसूची घोषित करने से मुकर गए। आज वहां के भयानक ठंड में भी लोग 0 की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका आदिवासी प्रेम। साथियों, देश में सभी शेड्यूल्ड एरिया पर इनकी गिद्ध नजर है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून लागू हैं, जैसे CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन एक्ट इत्यादि। अगर NDA सरकार 2024 के चुनाव जीतती है तो राज्य और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा।
इसलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बचाना है। साथियों, झारखंड में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे सरना धर्म कोड राज्य में लागू किया जाना, खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाना, पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, स्थानीय भाषा और संस्कृति को पहचान दिलाने का कार्य करना इत्यादि। मैं इन विषयों पर विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, पर यह कहना चाहूंगा कि ये सभी चीजें तभी लागू होंगी जब केंद्र की पूंजीपति और तानाशाह सरकार को केंद्र से बेदखल किया जाए। साथियों, मैं अपना यह संदेश समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि झारखंड वीरों की धरती है। हमेशा से झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने राज्य के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, अपने संघर्षों का लोहा भी बनवाया है। झारखंड के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो हासिल ना हो जाए। आज उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि वर्ष 2000 में गुरुजी के नेतृत्व में हमें झारखंड राज्य मिला और उसी संघर्ष से ही राज्य अलग होने के बाद हम लोगों ने राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाई और अब मजबूत उलगुलान की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जुमले वाली केंद्र सरकार की नाकामी, देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको उलगुलान महारैली में आने के लिए बहुत बहुत आभार है। अब हम अपने झारखंड की इस प्रभात तारा मैदान से इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि होटवार जेल में बैठे हेमंत जी को पूरे झारखंड की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जोर से हम लोग सब बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का। इंडिया गठबंधन की महारैली आज जो रांची में हो रही है, मैं उसमें आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं। जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग हैं। लोग आ भी रहे हैं। अभी तक ये ऐलान हो रहा है यहां से कि दो लोग जो 2014 में आए थे, वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि समय समय पर नगाड़े, ढोल और स्वागत के लिए कार्यक्रम हुए हैं। कभी कभी बीच में भी ढोल बज जाता था। मैं अपने तमाम साथियों से यह कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो। और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद ना हो। मंच पर बैठे हुए गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी,
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, विवेक गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी, इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वही गारंटी है जो हमें हक, हमें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। झारखंड के लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं।
राजनीति में बहुत दबाव के मौके देखे हैं, समय देखा है, लेकिन झारखंड के लोग न कभी घबराए न कभी डरे, और जब कभी भी ऐसी सत्ता आई, उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। और हम अपने तमाम झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, दुनिया के जो भी तानाशाह आए हैं वो लोकतंत्र के और वोट के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमें जब वोट डालने का मौका मिले तो हमें सावधान भी रहना है और मतदान भी करना है, क्योंकि इस बार का जो फैसला है वो हमारा लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और आपका ही वोट हेमंत सोरेन जी को बाहर लेकर के आएगा, आपका ही वोट अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेकर के आएगा। इनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप तो आज सुबह को मैं कश्मीर से चला। कश्मीर में 12 डिग्री टेम्परेचर था, और जब मैं यहां उतरा तो यहां पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे, आप लोग, हम लोग कैसे एक हैं? क्या चीज है जो हमें एक रखती है? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहां बर्फ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है रात को कि 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। या तमिलनाडु लीजिए, आपका और उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाल में हैं, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। मैं मुसलमान हूं, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हूं,
मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है, इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए फूल यहां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं, यही खूबसूरती है भारत की। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहां के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का। वो डर गए हैं इनकी ताकत। जैसे मेरी बहन ने बोला आपसे, दिल्ली में जो तूफान आया, कैसे आया? जब इन्होंने तालीम हर एक पास पहुंचाई, हर मोहल्ले में क्लिनिक्स खोली जहां इंसान जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है, उसको दवाई दे सकते हैं। मैं भी डायबिटिक हूं। हर मोहल्ले में कि उसके लिए तुम इंसुलिन बंद कर दो, फिर ये कहो कि हमने भारत बनाना है, सबके लिए बनाना है। भारत ऐसे नहीं बनेगा। भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा। भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं। ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया। कश्मीर के लोगों ने, जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख खड़ा हो गया और कहने लगा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल किया कि इसमें हम सब रह सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया।
जिनने वो किरण देखी गांधी में, नेहरू में, यही मुल्क है जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। आज हाल देखिए क्या है। अभी चंद दिन पहले बहुत बारिश पड़ी, हमारा दरिया जिसे जहलम कहते हैं उसमें तूफानी आने लगी। उसमें 3 पुल बनने थे। मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था उसने तीनों पुलों की शुरुआत की थी। 16 के बाद उन पुलों पे कोई काम नहीं हुआ और आपसे कहते हैं हमने कश्मीर को आसमान पे पहुंचा दिया। क्या हाल है। तो वो बच्चे कैसे मरे जो किश्ती डूब गई। आज भी वो 2 बच्चे और एक बाप नहीं मिल रहा है। मोदी जी शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहां, और जो आप लोगों से कहते हैं कि हमारे वहां बहुत तरक्की हुई, क्या आप 3 पुल नहीं बना सके? अगर आप वो 3 पुल बना लेते वो बच्चे नहीं मरते। आज उनके यहां मातम नहीं होती। इनकी बातों में मत जाइएगा। हम इतने पीछे हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या जम्मू और कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं कि वो अफसर नहीं बन सकते? सब यूपी से लाए हैं आपने। क्या हम लोग इतने कमीने हैं, कमबख्त हैं, कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कहता मैं, मगर वक्त कम है। और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को आगे भी जाना है। सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं, आज सब भूलिएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर अपने भारत की इज्जत रखनी है, जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत रखनी है, तो मतदान के दिन उस मशीन पे वो बटन दबाइएगा जो यहां पे लोग बैठे हैं, इंडियन अलायंस के लोग, उनको वोट दीजिएगा। वही रास्ता है, वही बचा सकता है भारत को। ये नहीं बचा सकेगा। इन्होंने किसकी इज्जत रखी? सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। उन तक को धमकियां दी गई जजों को कि खबरदार अगर ये फैसला करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर मुश्किल में है। मैं अखबार वालों से और मीडिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इन पे दबाव है, इनके जो चलाने वाले हैं उन पे दबाव है। वो डर गए। ऊपर वाला करे कि वो दिन आए जब आप आजादी से लिख सके, जब हमारे खिलाफ आप लिख सके, जब हम सत्ता में होंगे। वो है डेमोक्रेसी, वो है हिंदुस्तान। मैं जानता हूं जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, जरा भाजपा वाले मुझे बताएं किसको गिरफ्तार किया इलेक्शन से पहले? यहां तो ये 2 महिला बैठी हुई आपके सामने, इनके पतियों से डर के उनको बिठा दिया। मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मशीन चोर है, होश करिएगा। कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें, वो वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। मुझे उम्मीद है, और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं यहां से आपको देखकर ये उम्मीद ले रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज,
मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। उन्होंने 2000 कनाल पे उनका कब्जा हो गया है। क्या बताया ना उसका, ये जो 18 बातें निकली, 19 बातें, क्या निकला? चीन आगे चलता जा रहा है और ये कुछ नहीं कह रहे। अगर आपने हमें बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की इज्जत रखनी है, तो इंडियन गठजोड़ को वोट दीजिए, इसे कामयाब कीजिए और बीजेपी को अपना रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरे साथ, मगर मैं देखना चाहता हूं हाथ उठाए हुए। जय हिंद। ये आवाज तो मेरे पास नहीं पहुंची, आपके पास कहां पहुंची? जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब को। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं, विराजमान हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोरदार आवाज बुलंद करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ नेता शिबू सोरेन जी, अभी आपसे बात किए फारूक अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड चंपई सोरेन जी और मिसेस कल्पना सोरेन जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, गुलाम मोहम्मद मीर, आलम गिरिलामम CLP लीडर और मिनिस्टर, और राजेश ठाकुर PCC प्रेसिडेंट, डॉक्टर नासिर हुसैन MP, इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे डिग्निटरीज, विधायक, कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी मित्र और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सबको जोहार, नमस्कार। और इस आज मैं सुना कि यहां पर लाखों की भीड़ थी और अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जब हम आ रहे थे वो जा रहे थे, चंद आ रहे थे। लेकिन मुझे माफ करना, सतना में, मध्य प्रदेश में मेरी ये मीटिंग थी। वो मीटिंग राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से मध्य प्रदेश से मैं यहां आया हूं आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। और ये मैंने सोचा अगर इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं
और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना शोरन ने दी थी। मैं उसी लिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। ये धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है। और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता। डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है, क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, वह प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं, बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे। और संविधान अगर गया, तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। आदिवासियों के घर तक क्यों आते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर क्यों आते हैं? गरीब लोगों के घर पे क्यों लोग उम्मीदवार फिरते हैं? इसीलिए उनके वोट के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया कि हर एक आदमी को एक वोट, और उस वोट की कीमत समान, सबको समान। अगर ये खोलिए, आप समझिए कि आइंदा फिर आपको वोट डालने की आजादी कभी नहीं मिलेगी। यही तो मोदी चाहते हैं। गरीबों से वोट छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनके लोग बोलते ही रहते हैं। और वो हमेशा क्या बोलते हैं? इस बार 400 पार। गनीमत है 400 पार बोले, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में संख्या है 543, 543, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं 400 पार।
अगर गनीमत है कि इन्होंने नहीं बोले 600 पार, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ही है 543, लेकिन इन्हों हमेशा 500 400 बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो, हेमंत को जेल में डाल के डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं, या केजरीवाल को डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता से डरते हैं, तुम्हारे जैसे लीडरों से नहीं डरते हम। ऐसे 100 लीडर आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता हमारी रक्षक है, देश की रक्षक है, देश के लोकतंत्र की रक्षक है, देश के संविधान की रक्षक है। इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। हमारे 2 मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा, मोदी जी आप खूब कोशिश करो, मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगते रहता है, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी कितने भी कोशिश करो, आप इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं, मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कार्ड आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती। आपको याद नहीं है? ये अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मू को नहीं बुलाए। क्या यह आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई,
आप कहां बुलाना वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो। बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैचू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन उन्होंने करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैचू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुआ था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आप के लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें वो घटाए। और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों, तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल, तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब बताइए। 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार है। सब लोग सच बोल के काम करते हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट लेते हैं, फिर लोगों को तंग और तबाह कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने आदिवासियों को भी क्या दिया? इंडिया गठबंधन सरकार, हम फिर से जब आएंगे, एमएसपी का अधिकार छोटे वन उपज पर भी लागू करेंगे। पैसा कानून को सही तरीके से हम लागू करेंगे। सारे आदिवासी विरोधी कानून को हम वापस लेंगे। जल जंगल जमीन का कानूनी अधिकार हम देंगे। SC/ST जनसंख्या के आधार पर हम बजट बनाकर उनको खुशहाली के तरफ हम देखेंगे। यह हमारा गठबंधन का आश्वासन है, और गठबंधन मजबूत है। इसीलिए तो मोदी जी अब घर घर फिर रहे, गली गली फिर रहे, कॉरपोरेटर को अंदर ले रहे, और वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई करो, कौन न को बोले, लेकिन क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने गोद में बिठा लिए हैं। 23 लोग जो उनको चंदा दिए, उनके ईडी केस निकाल दिए, सीबीआई का निकाल दिए, आईटी का निकाल दिए। एक तरफ भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देता हूं, दूसरे तरफ भ्रष्ट लोगों को चंदा लेकर
उनको धंधा भी देते हैं और ऊपर से उनको गोद में भी बिठा लेते हैं। ऐसे मोदी साहब है। लोगों को कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन किए क्या? ये कर रहे भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर हमको लगना है। और इसी के लिए हम अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि हम जो 5 न्याय, एक युवा न्याय, नारी न्याय, मजदूर न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज हैं, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का, उसका, इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहाँ है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके छत, सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज को मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे, अब समय भी बहुत हो गया, आपसे यही विनती करूंगा कि आप 2024 के जो हर टप्पे के चुनाव होते हैं, उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। उनकी ईवीएम भी डरे, ऐसा करो। सब लोग उठ के आओ, बाहर आओ। जितना ज्यादा वोटिंग आप गठबंधन को करेंगे उतने ज्यादा सीट हमारे आएंगे। आप डरो मत किसी से भी। एक बड़ा हथियार बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, इसको मत भूलो। अगर भूले तो तुम खुद सुसाइड कर ले जैसा है। तो मैं ज्यादा आपसे और भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय हो गया है। बहुत से लोग जा रहे हैं भी, आ रहे हैं भी। इसीलिए मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि
हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है, उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदमी लड़ते रहा है, उसके पीछे हम सब लोग हैं। सब लोग रह के हम 2024 में मोदी को हराएंगे और मोदी देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही चुन के आ रहा हूं, लोग आगे भी दे रहे। ये नहीं होने वाला। इंडिया शाइनिंग बोल के बीजेपी पहले ऐसा ही बोलती थी। इंडिया शाइनिंग 2004 में चली गई। इस बार भी मोदी जी हमेशा जो बोल रहे हैं कि 400 पार, अब ये लोग 150, 180 के आसपास है और गठबंधन इनको रोकने में कामयाब हुई है और भी होगी। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं देर से आया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग के अपनी शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे बोलो यारो, इतनी ताकत लगाओ। झारखंड के लोगों में इतनी ताकत है। ये देखिए 92 इयर्स, 99 इयर्स हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनमें ताकत है, आप में क्यों ताकत नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। सबको धन्यवाद, नमस्कार। मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, सब कोई बैठ जाए, बेहतर होगा। अब मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। राजेश ठाकुर जी। धन्यवाद विनोद पांडे जी। आज धन्यवाद करना चाहता हूं मैं उस शख्सियत को जिनका नाम दिसोम गिरो शिबू सोरेन जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा सुपुत्र पैदा किया जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहां इकट्ठे हैं। वैसे सुपुत्र हेमंत सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पूरी सभा को ताकत देने के लिए यहां समय दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं यहां के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम दिनों में आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो कमी थी उसको पूरा करने का काम किया है। मैं शुक्रिया करूंगा उस व्यक्ति के जिस शख्सियत के कारण आज झारखंड शान से कहता है कि हम झारखंडी हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी का, जिन्होंने पूरी पार्टी को एक अलग सा नेतृत्व देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने वहां से उद्धव ठाकरे जी के आदेश से यहां आने का काम किया और हम सबों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा जो यहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का, संजय सिंह जी का, और उस सुनीता केजरीवाल जी का, जो दिल्ली में दंश झेल रही हैं, बावजूद उन्होंने यहां आकर के समय दिया और पूरी एकता और एकजुटता के साथ जो झारखंड की आवाज थी उसको बुलंद करने का काम किया। संगठन के साथी विनोद पांडे जी का
मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक पूरे राज्य में एक संदेश दे करके सबको जुटाने का, एक जो संगठन की शक्ति होती है उसको पूरा करने का काम किया। मैं अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने लगातार यहां आकर के पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूती देने का काम किया है। मैं अपने नेता बड़े भाई आदरणीय नासिर हुसैन साहब, गुरदीप सप्पल जी, प्रणव झा जी, सभी का धन्यवाद करूंगा, और साथ ही साथ जिनके नाम से कश्मीर जाना जाता है वैसे फारूक अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करूंगा कि वो अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए और हमारे मीर साहब का जो लगातार उनका साथ देते रहे और इस पूरे सभा को जो मजबूती देने का काम किया। आप सभी मीडिया के साथियों का आभार, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम झामुमो, कांग्रेस, आप, राजद, सीपीआईएमएल और तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, उन सभी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, नेताओं का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस पूरे सभा को सफल बनाने का काम किया। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।